Good morning students, I welcome you all to CATG's online class. Today we are studying chemical kinetics, lecture number 22nd. बच्चों कल के क्लास में हमने पढ़ा था पैरेलल रिएक्शन के बारे में। अगर एक ही रिएक्टेंट से दो अलग अलग रास्ता फॉलो करते हुए दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे B बन गया और एक रास्ते में प्रोडक्ट C बन गया, ठीक है ना। दो अलग अलग रास्ता फॉलो करते हुए दो अलग अलग प्रोडक्ट बन गया, एक में A बन गया, एक में B बन गया, एक में C बन गया। तो इसके बारे में देखा था कल हमने कि इस रिएक्शन का जो ओवरऑल एक के जो खर्च होने का रेट होगा, और अगर कोई एक रिएक्शन अकेला हो रहा होता है तो उसमें एक एक खर्च होने का रेट में क्या फ़र्क पड़ता है। वो ये फ़र्क होता है कि रेट कांस्टेंट इसका K1 है, इसका K2 है मान लो। तो अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा होता है तो जो K इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव K वो K1 प्लस K2 हो जाता है, और कोई चेंज एक एक खर्च होने में नहीं पड़ता है। यहाँ तक हमने बात किया था, और इसके आधार पर हमने ये भी निकाला था कि अगर किसी एक रिएक्शन का हाफ लाइफ दिया रहे, दूसरे रिएक्शन का भी हाफ लाइफ दिया रहे, तो जो इफेक्टिव हाफ लाइफ होगा, या फिर जिसको तुम बोल सकते हो ओवरऑल हाफ लाइफ, वो कैसे निकालेंगे, ये तमाम बातें देखे थे कल हम लोग। आज हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है जिसमें दो स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन है, और दोनों रिएक्शन का अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना। दोनों रिएक्शन का अपना अपना एक्टिवेशन एनर्जी है, EA1 और EA2। क्वेश्चन लिखोगे फॉर, ऐसा लिख लोगे। फॉर ऐसा लिखने का मतलब तुम लिख दिए हो कि एक पैरेलल रिएक्शन A से B बन रहा है और A से C बन रहा है, और पहले का रेट कांस्टेंट K1, दूसरे का K2, पहले का एक्टिवेशन एनर्जी EA1, दूसरे का EA2, ठीक है। फॉर दिस find out the effective activation energy, EA effective activation energy of overall reaction, effective activation energy of overall reaction, find out EA effective कितना होगा, कैसे निकालोगे, ये पता करना है। एक बार इससे पहले कि हम बनाना स्टार्ट करें, तुम लोग खुद ही एक बार बना लो, और फिर जब हम बनाएंगे तो आंसर मैच करा लेना, ठीक है ना। हमें पता है कुछ बच्चे बनाते नहीं होंगे, घर पे बैठे हो, क्या पता टीचर देख ही नहीं रहा है भाई, हमें पता भी नहीं चलेगा सही में। अगर तुम चाहो कि मेरा ही सोल्यूशन डायरेक्टली देख लो, लेकिन फाइनली तुम्हारे लिए बच्चों ये फ़ायदेमंद रहेगा कि अगर तुम खुद से सॉल्व करो। अरे घर में तुम सॉल्व नहीं भी कर पाए तो शर्म आने वाली तो कोई बात है नहीं। जब हम तुमको सॉल्व करते हुए नहीं देख सकते हैं तो ये भी तो नहीं देख पाएंगे कि तुमने सॉल्व नहीं किया है। तो तुम्हें शर्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। ऐसे भी अभी दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते हो पढ़ाई के अलावा, इसीलिए खुद से सॉल्व करो। एक बार तो ट्राई लगा ही लो सब लोग, और उसके बाद जो है नहीं बने तब तो तुम्हारे पास उपाय है ही। तो हम मान लेते हैं कि अब तुम लोग एक बार अभी तक ट्राई कर लिए होगे, ठीक है। देखो, जब भी फर्स्ट ऑर्डर या फिर किसी भी ऑर्डर का पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड अगर तुम्हें बात करना है, सबसे पहला कंडीशन तुम लिख दोगे K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इसके बाद कहीं आगे का रास्ता खुलेगा। कैसे खुलेगा? बहुत आसान है। K इफेक्टिव तुमने K1 प्लस K2 लिख दिया है। अब बताओ K इफेक्टिव से कहीं या किसी भी तरीके से तुम एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच सकते हो क्या? कोई तरीका है? बिल्कुल है तरीका। कैसे? K का फॉर्मूला लिख लो ना। K का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाय RT। कोई दिक्कत?
तो अब देखो, अगर तुम्हें के इफेक्टिव लिखना है तो यहां पे हर जगह इफेक्टिव लगा दो, ए इफेक्टिव, ई ए इफेक्टिव, टेम्परेचर वही है और आर तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। वैसे ही तुम आगे लिख दो, K1 की जगह पर क्या लिखोगे, K1 की जगह पर लिखोगे ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब K1 है तो लगा दो A1 और इधर लगा दो EA1 प्लस यहां पे फिर से लिख दो ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इधर K2 है तो यहां पर A2 लगा दो, इधर EA2 लगा दो। तो इस तरीके से तुमने EA एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी और दोनों का जो इंडिविजुअल एक्टिवेशन एनर्जी है उसको तुम एक फॉर्मूला के अंदर ले आए। अब इसी में रिलेशन ही तो निकालना है तुम्हें, और क्या। फॉर्मूला के अंदर ले आए तो तुम लगभग सक्सेस कर चुके हो। तो कैसे अब इसको यहां से इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को बाहर कैसे निकाला जाए, तो तरीका उसका भी है बच्चों। सोचो क्या तरीका होगा। तो जब बाहर निकालने की बात आती है ना, देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर एक कांस्टेंट, ये कैसा इक्वेशन देखो, एक कांस्टेंट शुरुआत में है ए इफेक्टिव, उसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ए नाम का एक कांस्टेंट है। उसके आगे क्या लगा हुआ है, ई है। ई के ऊपर क्या है, ई के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, पहले एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज के बाद ई ए इफेक्टिव बाय आर, ये एक कांस्टेंट है ना, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर, ये एक पूरा टर्म है। इस पूरे को एक टर्म मान लिया जाए, दो टर्म में मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टर्म माना जाए, क्यों कॉम्प्लिकेट करें। तो इसको एक टर्म मान लो, मान लेते हैं बी, और फिर क्या है इंटू 1/t। इस पूरे को एक टर्म मान लोगे तो इंटू 1/t बचेगा ना, आर के बगल में, आर के साथ टी मल्टीप्लाइड है डिनोमिनेटर में, इंटू 1/t, कोई दिक्कत। तो ये इसको हमने एक टर्म माना है, अभी इसको मिटा दे रहा है, कन्फ्यूजन ना हो आगे फर्दर कभी। तो इंटू 1/t, इंटू 1/t यानी देखो टी वेरिएबल है एक, टेम्परेचर जो कि चेंज कर सकता है, तो टी वेरिएबल है, तो इसको लिख देते हैं इंटू 1/t। कोई दिक्कत। t अगर वेरिएबल है ना तो 1/t की जगह पर हम लिखेंगे 1/x, 1/b इंटू 1/x। इससे तुम्हें बाहर क्या निकालना है, बाहर देखो ये वाला टर्म निकालना है, ये जो EA इफेक्टिव है ना, इसको बाहर निकालना है। तो EA इफेक्टिव बाय R को तुमने माना है B, यानी B अगर बाहर निकल जाए तो काम तुम्हारा हो जाएगा। इससे B को बाहर निकालने का क्या तरीका है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, d/dx। ये अलग से बता रहे हैं, तुम लोग इसको अलग से नोट कर लोगे एक बॉक्स के अंदर। एक और बात बता दे बच्चों, अभी जो मेडिकल के बच्चे होंगे या फिर जो मेंस पर फोकस कर रहे होंगे, तो समझना कि मेंस में इतने डिफिकल्ट टाइप के कैलकुलेशन या मैथमेटिकल टूल का यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, नीट में भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ा क्यों रहे हैं, ऑफ कोर्स नीट में ऐसा इतना डिफिकल्ट इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन कभी नहीं आएगा। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि नीट के बच्चों को पहली बात तो पैरेलल रिएक्शन से रिलेटेड बातें करना ही नहीं है, ये हम कल भी बता सकते थे, आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल मैंने आपको ट्रिक करके पढ़ा लिया। इसलिए पढ़ा लिया कि देखो तुम ये सब अगर जान जाओगे ना तो इसलिए है बड़ा सिंपल। एक बार अगर तुम पढ़ लोगे तो ये चीजें जो तुमको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वो बड़ा सिंपल लगने लगेगा, और एक बार अगर ये सिंपल लग गया तो तुम्हारे मन में, बच्चों के मन में जो मैथमेटिक्स के प्रति एक डर होता है वो डर खत्म होता है। बस इसी के चलते हम तुम लोगों को, नीट के बच्चों को भी ये सब पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आइडियली तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम चाहो तो लिख भी सकते हो कि नॉट इन नीट सिलेबस, तो उससे फायदा क्या होगा कि जब तुम रिवाइज कर रहे होगे एग्जाम से पहले, उस टाइम में ये सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो जरूर इन सब कैलकुलेशंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो होता क्या है, ए तो कांस्टेंट था, ए बाहर निकल गया, ई का पावर में जो भी कांस्टेंट है वो भी बाहर निकल जाता है, -b बाहर निकल गया। अब ई के पावर में जो वेरिएबल है
उसका डिफरेंशिएशन करके यहां लिखते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? होता है -1/x²। अब ये कैसे आया ये हम नहीं बताने जा रहे हैं, ये तुम अपने मैथमेटिक्स के सर से पूछोगे या तुम जानते होगे, हमेशा उम्मीद करते हैं। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। कोई दिक्कत? हम गलत हो तो हमें बता देना तुम लोग। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो टर्म है पूरा लिख दो, e⁻ -b × 1/x। अब इसी के आधार पर तुम क्या करोगे, तो यहां से देखो बाहर निकल गया ना, e का जब पावर में जो टर्म था वो टर्म बाहर निकल गया। देखो e के पावर में जो टर्म था b यानी b है हमारे e effective/r, इसी को हमने b माना हुआ है। तो ये जो b था वो बाहर निकल के आ गया, देखो ये बाहर निकल गया ना डिफरेंशिएट करने से। तो ऐसे ही अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर दो। d/dt टेम्परेचर ये वेरिएबल है ना, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इधर भी कर दो, इधर जगह कम है, थोड़ा सा हम इसको साइड करके लिखते हैं a1e⁻, ठीक है। तो अब इधर भी डिफरेंशिएट कर दो, तुम लिखो d/dt। अब बस तुम्हें ये डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, तुरंत 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा तुम्हें सोचने में। इसके बाद जल्दी से डिफरेंशिएट करो एक बार। तो देखो हमें तो लग रहा है कि उधर से देख करके इधर से एक बार कर लेते हैं, फिर बाद में जब एक बार सीख जाएंगे हम लोग तब आसानी से हो रहा होगा। तो ए वाले टर्म को एज इट इज लिख देते हैं, तो पहले लिख दो ए इफेक्टिव, उसको एज इट इज हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ई के पावर में जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकालते हैं। ई के पावर में क्या कांस्टेंट है, वो है -EA/R, -EA effective/R। कोई दिक्कत? इसको भी लिख लिया। फिर क्या करते हैं, 1/t बचा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो यहां पर -1/t² लिख दिए। कोई दिक्कत? फिर क्या करते हैं, फिर ये जो पूरा टर्म होता है e⁻ -b × 1/x, e⁻ -b × 1/x ये लिख देते हैं। तो फिर लिख दिया इसके बाद e⁻ -EA effective/RT। ये जो पूरा टर्म था EA effective/R हो गया तुम्हारा b, और ये जो 1/x हो गया वो 1/t, ये पूरा हमने लिख दिया। तो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया है। राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट किया जाए, फिर वही तरीका। अब हम लिख रहे हैं, तुम लोग खुद से सोच करके लिखोगे या हमें बताओगे क्या हम सही हैं या गलत हैं। तो ये हो गया A1, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, E का जो पावर होता है -EA1/R जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाता है, तो -EA1/R ये बाहर निकल गया। 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t²। तो देखो बच्चों, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनको हम बोल रहे हैं, तुम ऐसे सुन लोगे ना, सुन के याद हो जाएगा तुम्हें कई सारा चीज़ें। जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन अब हमेशा याद रहेगा, हो सकता है तुम्हें पहले से ही याद हो, लेकिन ये सब चीज़ें एक बार देखोगे ना तो थोड़ा और ज़्यादा याद होने लगेगा तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद e का पावर जो है उसको लिख देते हैं e⁻ -EA1/RT। अब प्लस दूसरा वाला टर्म, तो ये वाला टर्म को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ रहा है। कोशिश करते हैं एक बार। तो ये हो गया A2 -EA2/R इंटू 1/t² -1/t², सॉरी, इंटू -1/t² -1/t²। ठीक है, यहां तक लिख लिए। अब इसके साथ जो और एक टर्म मल्टीप्लाइड उसको हम यहाँ लिख देते हैं, इंटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लाइड है ना उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, e⁻−EA2/RT। तो ये पूरा हो गया है। अब यहाँ से तुमको तुरंत ही क्लू मिल जाएगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम मिटा दें ये वाला, क्योंकि हम इसको, ताकि इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकें।
क्वेश्चन तुम लोग नोट डाउन कर लिए हो ना पूरा अच्छे से। तो देखो हमने यहां पर जो मल्टीप्लाई करना था उसी को यहां पर लिखा है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब चलो इससे और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखो एक टर्म तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, देखो कि -1/t² हर जगह है, -1/t² हर जगह है, कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? r हर जगह है, कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो बचा क्या क्या है, तो बचा है तुम्हारा ये -EA इफेक्टिव। कोई दिक्कत? -1/t² तो हर जगह से कैंसिल हो गया, है कि नहीं। ये बचा है -EA इफेक्टिव। अच्छा माइनस भी हर जगह से कैंसिल कर दो, इधर -EA इफेक्टिव, इधर -EA1, इधर -EA2, तो माइनस को भी हर जगह से कैंसिल कर दिया जाए। तो बचा क्या तुम्हारा? तुम्हारा बचा है EA इफेक्टिव इंटू ए इफेक्टिव, ये बच गया तुम्हारा। इंटू क्या बचा? ए इफेक्टिव इंटू ये वाला टर्म, ए इफेक्टिव इंटू e⁻ -EA इफेक्टिव, EA इफेक्टिव बाय RT। कोई दिक्कत? ये वाला टर्म। इधर क्या बचा? इज इक्वल टू -EA1, माइनस तो हम लोग कैंसिल कर चुके हैं, तो EA1 बच गया। पहले तुम्हें देखो EA1 इंटू क्या बचा? A1 इंटू e⁻ -EA1 बाय RT, A1 इंटू e⁻ EA1 बाय RT, ठीक है। और प्लस इधर लिख दे रहे हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये EA1 यानी ये सबस्क्रिप्ट में देखना, ध्यान देना, EA1, फिर प्लस EA2 बाहर निकल गया, EA2 तुम बाहर निकाल लिए, इंटू EA2 इंटू A2 इंटू A2 इंटू e⁻ EA2 बाय RT। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, याद आया? नहीं याद, कोई बात नहीं, याद दिलाते हैं हम। वो EA इफेक्टिव को तो रहने दो, EA इफेक्टिव, A इफेक्टिव इंटू e⁻ EA इफेक्टिव बाय RT। देखो शुरुआत में जब तुमने K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2 लिखा था, उसके जो नीचे वाला लाइन था उसमें तुमने K इफेक्टिव को ही इतना लिखा था। तो ये जो पूरा टर्म है यहां से यहां तक, ये खुद ही बन गया K इफेक्टिव। क्या हो गया बताओ? A इफेक्टिव इंटू K इफेक्टिव। अब देखो कितना सिंपल हो गया, राइट साइड में आ जाओ, क्या है? यह है EA1 इंटू ये क्या है बताओ तो, जल्दी से जल्दी बताओ तुम लोग, अब हम नहीं बताएंगे। क्या है? K1 प्लस EA2 इंटू ये क्या है बताओ, यहां से यहां तक वाला टर्म K2 है वो। अब बताओ कोई परेशानी? तुम चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। EA इफेक्टिव इज इक्वल टू, या EA इफेक्टिव इंटू K इफेक्टिव इज इक्वल टू EA1 इंटू K1 प्लस EA2 इंटू K2। 3 रिएक्शन होता तो प्लस EA3 इंटू K3। 4 रिएक्शन होता तो प्लस EA4 इंटू K4। इस तरीके से कई सारे रिएक्शंस भी होते, तुम सॉल्व कर लेते। देखो मैथमेटिक्स सॉल्व करने का एक बड़ा फायदा होता है, लास्ट में एकदम सुंदर सा छोटा सा क्वेश्चन बन के आता है, सारे काम उससे होते हैं। तो यहाँ से अब ये फाइनली आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तुम इसको इस तरीके से भी मॉडिफाई करके लिख सकते हो। EA इफेक्टिव इज इक्वल टू, इसको मिटा दे रहे हैं हम, EA इफेक्टिव इज इक्वल टू EA1 K1 प्लस EA2 K2।
डिवाइडेड बाय के इफेक्टिव। के इफेक्टिव क्या है? यह है K1 प्लस K2। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आधार पर तुम्हें कई सारे भी क्वेश्चन दिए जाए तो तुम उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, उसको मिटा दें बच्चों हम। तो अगर नहीं लिखे तो एक बार वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो, फॉर अ पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन इस तरीके से दिया हुआ है, ए बी सी और ये डी है। ठीक है, K1 और EA1 इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, यह है K2 और यह है EA2 और यह है K3 और EA3 इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है बच्चों, लिख लो इतना। K1, K2 and K3 are 1 into 10 to the power minus 2 second inverse, 2 into 10 to the power minus 2 second inverse and 3 into 10 to the power minus 2 second inverse respectively। ठीक है, EA1, EA2 and EA3 are 20 kilojoule, 30 kilojoule and 40 kilojoule respectively। यहीं पर लिख देते हैं आगे क्वेश्चन, कैलकुलेट EA इफेक्टिव। इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो पहले मेरा सल्यूशन देखे बिना तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर हम जो बनाएंगे उसको देखोगे। ठीक है बच्चों, इस बार मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तुम लोग भी सीरियस रहो, जो हम बोले उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तुम लोग बना लिए हो, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिखोगे EA इफेक्टिव इज इक्वल टू EA1 इंटू K1 प्लस EA2 इंटू K2 प्लस EA3 इंटू K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3। देखो, जो मेडिकल के बच्चे होंगे भी बहुत खुश हो रहे होंगे। क्यों खुश हो रहे होंगे? क्योंकि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो डेरिवेशन था ना, ये जो फॉर्मूला तक पहुँचे थे, तो उस फॉर्मूला तक आने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था। इसलिए हम बोले थे कि देख लो अभी, क्योंकि वो तुम एक बार तरीका देख लिया ना, तुम्हें विश्वास हो गया कि हाँ भाई ये फॉर्मूला सही है। अब तुम्हें फाइनली ज़िंदगी भर यूज़ तो बस ये फॉर्मूला ही करना है, डेरिवेशन नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर दिया जाए इसमें, और क्या। तो बताओ EA1 कितना है? EA1 है 20 किलो जूल, 20 किलो जूल। K1 कितना है? K1 है 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत?
देखो यहाँ पर जगह मेरे लिए कम पड़ रहा है तो हम इसको ऊपर में वैल्यू पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन अब हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हमें डेटा याद हो गया है, EA1 EA2 K1 K2 K3 सबका डेटा याद है, तो हम वैल्यू जो ऊपर में पुट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों EA1 है तुम्हारा 20 किलो जूल, K1 है 1 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स, EA2 है 30 किलो जूल, K2 है 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, EA3 है 40 किलो जूल और K3 है 3 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। K1 प्लस K2 प्लस K3 1 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स प्लस K2 हो गया 2 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स प्लस 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड, सॉरी 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ये तुम्हारा इधर आंसर आ गया। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, तब फाइनल आंसर तुम लोग लाओगे, है कि नहीं? फाइनल आंसर तक हम तुम्हें नहीं पहुंचाएंगे, तुम्हें खुद अपना रास्ता चुनना होगा, ठीक है? महान लोग खुद अपनी रास्ता बनाते हैं। चलो तो देखते हैं, ऊपर में ये हो गया तुम्हारा 20, तो ये हो गया 20 किलो जूल इंटू सेकेंड इनवर्स और ये 20 इंटू 20 ये हो गया 0.2 किलो जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है? ये हो गया 60, सॉरी ये 10⁻² है बच्चों, गलती से हमने लिख दिया था, तो ये हो गया 60, ये हो गया 0.6 किलो जूल सेकेंड इनवर्स प्लस ये हो गया 1.2 किलो जूल सेकेंड इनवर्स, ठीक है? डिवाइडेड बाय 1 + 2 3 + 3 6 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स, क्या लिख देते हैं 0.06 सेकेंड इनवर्स। अब आगे क्या हो गया देखो यहाँ से, तो ये हो गया 0.2 0.6 0.8 हो गया 0.8 1.2, तो ये हो गया 2 किलो जूल सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 0.06 सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, बच गया किलो जूल में आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है? तो 200 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो गया बताओ? 200 डिवाइडेड बाय 6 तो 3 हो गया, 200 डिवाइडेड बाय 6 तो 33.33, ये तुम्हारा इतना किलो जूल आ गया आंसर, ठीक है बच्चों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो लेंदी था, कैलकुलेशन वगैरह भी ओवरऑल काफ़ी आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, ठीक है? एक और क्वेश्चन चलो हम लोग अब इसको मिटा दे रहे हैं। अगर बच्चों तुम्हें याद हो तो कल हमने जो टॉपिक लिखाया था वो था कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम तुम्हें कुछ अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर कहो तो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी, हम तुमसे बस चेक करने जा रहे हैं क्या तुम जो अभी तक पढ़े हो उसको सही से अप्लाई कर पाते हो। जैसे एक क्वेश्चन लिखोगे, ए से बन रहा है बी, रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के, सॉरी फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट के एफ, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट के बी। ए से बी इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, लिखो इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। Which of the following is true? Which of the following is true?
अब तुम बोलोगे सर रिवर्सिबल रिएक्शन तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं है। हम बोलेंगे कि देखो तुमने तरीका सीख लिया है अभी तक में, बस उस तरीका को अप्लाई कर दो तो रिवर्सिबल क्या दुनिया में किसी भी टाइप का रिएक्शन आ जाए तुम उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो, इस लायक तुम बन चुके हो। चलो इसका ऑप्शन देते हैं तुम्हें, -dA/dt इज इक्वल टू, अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर, ट्रू इफ इट इज फर्स्ट ऑर्डर, यानी रिवर्सिबल यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तब क्या ट्रू होगा उसके आधार पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है -dA/dt इज इक्वल टू kf इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1। ऑप्शन बी है -dA/dt इज इक्वल टू kf इंटू A प्लस kb इंटू B। नेक्स्ट है सी, -dA/dt इज इक्वल टू kf इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, और डी है none of these, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तुम्हें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है, जल्दी से ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लोगे तुम, बना लिए तो बहुत अच्छा, नहीं बनाए तो भी अच्छा है, कम से कम ट्राई करोगे तो दिमाग तो तुम्हारा खुलेगा। चलो सॉल्व किया जाए बच्चों, एक साथ मिल करके सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, -dA/dt, ये क्या है? ये है ए का खर्च होना। ए कितना खर्च हो रहा है वो बता रहा है -dA/dt। कोई दिक्कत? तो ए कौन से रिएक्शन में खर्च हो रहा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? इसको देखो, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो ए कौन से रिएक्शन में खर्च हो रहा है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में खर्च हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए के खर्च होने का रेट लिखोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा, वो होगा KF इंटू फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन, ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक खर्च, यह खर्च इन फॉरवर्ड, तो ये तो नेट एक कितना खर्च हो रहा है वो इस बता रहा है। एक खर्च होने का एक तरीका, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में खर्च हो रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना खर्च हो गया। दिक्कत यह है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ए बन भी तो जा रहा है, तो जो नेट खर्च होने का रेट है -dA/dt, ये नेट खर्च है। कैसा खर्च है ये? नेट। तो जो ए के नेट खर्च होने का रेट है, जैसे मान लो तुम 10,000 रुपया हर दिन खर्चा करते हो, ठीक है ना, नेट खर्च तुम्हारा, नेट खर्च, तो तुम 10,000 खर्च करते हो, तो 10,000 तुम्हारा खर्च करने का रेट हो गया पर डे, और तुमको 5,000 कहीं से आमदनी हो जाता है, इनकम हो जाता है, तो नेट खर्च कैसे निकालोगे? 10,000 तुम्हारा खर्च था और इसमें से क्या करोगे, 5,000 तुमको कहीं से आ गया, तो 5,000 जो आमदनी है तुम्हारा, जो इनकम है, ये 10,000 है, सॉरी 5,000 जो तुम्हारा इनकम है, खर्च मतलब आमदनी या इनकम, इसको माइनस कर दोगे ना, तब तुम्हारा नेट खर्च आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा खर्च था फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड में कुछ बन भी जा रहा है तो माइनस बन जा रहा है, जो बनना किस रेट से बन रहा है, इन
बैकवर्ड रिएक्शन में बन जा रहा है। किस रेट से बन रहा है बताओ? बैकवर्ड रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा होगा? तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है बी और रेट कांस्टेंट है के बी, तो के बी इंटू बी हो गया। देखो बच्चों ये आंसर है, मैच कराओ किधर ये आंसर दिखता है? ए में मैच कराते हैं, नहीं ए तो गड़बड़ हो गया भैया। बी में मैच कराओ, बी में भी नहीं दिखा, प्लस आता ये, सॉरी गड़बड़ हो गया, इधर माइनस आ जाता ना तो ये सही हो जाता, ये भी गड़बड़ हो गया। सी में दिख रहा है क्या? सी में दिख रहा है क्या? अच्छा सॉरी, सी में तो दिख रहा था लेकिन यहां देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ले लिया है के बी के साथ, सी भी गड़बड़ हो गया। क्या आंसर है? डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे देना होता है ना तो हम नन ऑफ दीज आंसर रखते हैं, क्योंकि होता है कि बच्चे इधर खोजते रहते हैं इस तीनों में कौन है। उसको लगता होगा सर तो ऐसे ही 3 ऑप्शन में बना दिए, कोई तो सही, कोई ना कोई तो सही होगा। चौथा ऑप्शन सर के माइंड में नहीं आ रहा होगा तो सर ने नन ऑफ दीज दे दिया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये ट्रिक मत अपना, एग्जाम में ये मत सोचना कि भाई जो नन ऑफ दीज है वही सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चन, इसका आंसर सोल्यूशन सहित, डिटेल सोल्यूशन सहित इसका आंसर नोट डाउन कर लो। मिटा दें हम इसको। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लिखोगे और ये लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे, और इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो आपका एंड हो जाएगा। फिर आप लोग जो लास्ट असाइनमेंट मिलेगा उसको बढ़िया से सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन क्लास का है, सब लोग पूरे एनर्जी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भिड़ जाओगे। एक रिएक्शन है ए, उससे K1 रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर से बन रहा है बी, बी से K2 रेट कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर की स्पीड से बन रहा है सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Which of the following is true? देखो बच्चों इससे पहले जो रिएक्शन था उसको बोलते हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे रिएक्शन है जिसमें ए से बना बी, बी से बन गया सी, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सीक्वेंशियल वर्ड अगर तुम्हें याद हो तो हमने चर्चा किया था मोल कॉन्सेप्ट में। ऐसे कई सारे रिएक्शन आते थे, ए से बन गया बी, बी से बन जा रहा है सी, तो कितना केजी ए लोगे तो कितना केजी तुम्हें सी मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे और हमने बताया था कि इसको सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। उस टाइम में जो तुम्हारे सामने आया तुम उस टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दिए होगे, ये सोच के कि डिफिकल्ट तो नहीं है, आज फिर से वापस आ गया, इसीलिए अब नहीं छोड़ना है इसको, है कि नहीं। अभी छोड़ दोगे इसको फिर किसी चैप्टर में ये आ जाएगा। तो ऑप्शन दे दे रहे हैं हम, ए ऑप्शन है dB बाय dt, ये है माइनस K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, B dB बाय dt इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, C है dB बाय dt इज इक्वल टू K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, और D है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन को भी ध्यान से सॉल्व करना है कि नहीं, कहीं यही वाला सही ना हो जाए। जल्दी से सॉल्व करो, ऐसा मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है। हो गया सॉल्व? तो देखो क्या निकालना है तुम्हें इसमें, dB बाय dt निकालना है। तो dB बाय dt का मतलब क्या होगा बताओ तो? B के खर्च होने का रेट या बनने का रेट?
बी के बनने का रेट है, माइनस डीबी बाई dt होता है खर्च होने का रेट। तो यह है बनने का रेट, बनने का रेट, ठीक है। चलो आगे, किस रिएक्शन में बन रहा है बी? पहले रिएक्शन से बी बन रहा है। पहले रिएक्शन का स्पीड क्या है? देखो पहला रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो पहला रिएक्शन का जो स्पीड होगा वो होगा K1 इंटू पहले रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो हो गया K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। अच्छा ये तो बनने का, ये नेट बनने का रेट है, बनने का रेट नेट है, नेट मतलब कुल मिला करके। ये बन रहा है, ये बन रहा है, किसमें बन रहा है? ये फर्स्ट रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में ये बन रहा है, कोई दिक्कत? अब देखो सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? सेकेंड रिएक्शन में तो बी खर्च हो जाएगा। तुम्हें बनने का रेट निकालना है, यानी इनकम निकालना है। 5000 तुम्हारा इनकम आ रहा है, उसमें 2000 पर डे खर्चा कर दे रहे हो, तो पर डे 5000 कमाए, 2000 खर्चा कर दिए, कितना इनकम हुआ तुम्हारा पर डे का? कितना नेट तुम्हारा इनकम हुआ? नेट कितना बचत हुआ? तो 5000 माइनस 2000, तो ये जो बन रहा है फर्स्ट रिएक्शन में माइनस खर्च हो रहा है। किस रिएक्शन में खर्च हो रहा है बताओ तो? अरे हिंदी ऐसे ही लिख रहे हैं, तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, है कि नहीं? खर्च हो रहा है किसमें? खर्च हो रहा है सेकेंड रिएक्शन में, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में खर्च हो तो उसको माइनस करना पड़ेगा ना। सेकेंड रिएक्शन का रेट क्या है बताओ? सेकेंड रिएक्शन का रेट है K2 इंटू सेकेंड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर है ना, इसीलिए। तो ऐसे कई तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, लेकिन आपने अगर तरीका सीख लिया है तो अब आप इस स्थिति में हैं कि दुनिया में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, आप उसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिख सकते हो। उसको इंटीग्रेट करके अगर तुम्हें प्रॉपर वेरिएबल्स वगैरह दे दिए जाए तो इंटीग्रेट कर लोगे। लेकिन तुम्हारे लिए याद ये रखना है, ध्यान, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड हमने जितना भी बात किया है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्या बात किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड? तो फर्स्ट ऑर्डर का हमने इंटीग्रल रेट लॉ लिखा है, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। फिर फर्स्ट ऑर्डर कुछ फिजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़े थे, जैसे रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अगर अपना कंट्रीब्यूशन करने लगे उस चीज़ में, उस क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी को देख करके तुम रिएक्शन के स्पीड के बारे में पता करते हो। जैसे प्रेशर है, मान लो रिएक्टेंट का प्रेशर, प्रोडक्ट भी प्रेशर लगाने लगे, तो किस टाइप का इक्वेशन यूज़ करते हैं। या फिर वॉल्यूम है, रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम है और प्रोडक्ट भी अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने लगे, तो किस तरीके से रेट इक्वेशन लिखते हैं या इंटीग्रल रेट लॉ लिखते हैं। तो ये सब जो पूरा पढ़ा है हमने फर्स्ट ऑर्डर के बाउंड्री के अंदर, दिस थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट। केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस यहाँ तक खत्म होता है। थैंक यू।